नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। एक तरफ देश में वक्त संशोधन बिल पर जेपीसी में मंथन चल रहा है, तो दूसरी तरफ मौलाना ब्रिगेड अपने काम में जुटी है। वक्त संशोधन बिल से कट्टर मौलानाओं को लगता है कि उनकी जमीन खिसक रही है और इसीलिए जगह जगह जहर उगलने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचा जाकिर नाइक पहले से मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में अब ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल का नाम भी जुड़ा। मुसलमानों के वोट बैंक की राजनीति करने वाले पूर्व सांसद और मौलाना साहब बदरुद्दीन अजमल ने बेतुका स्टेटमेंट दे दिया। बदरुद्दीन ने कहा कि नई संसद वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है और उनके इस दावे पर सियासी बवाल मच गया। बदरुद्दीन अजमल ने दावा किया कि बसंत विहार से लेकर एयरपोर्ट तक वक्फ संपत्ति पर बनी हुई है और उन्होंने वक्फ बोर्ड के मुद्दे का जिक्र किया और यह कहा कि बीजेपी सही नहीं कर रही है। महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वक्फ संपत्ति पर एक नया घमासान छिड़ा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि देश में हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? क्या वक्फ को बदरुद्दीन की नीयत पर शक है और क्या उनके दावे झूठे हैं? बिना डॉक्यूमेंट के कैसे मान लिया जाए कि एयरपोर्ट से लेकर संसद तक वक्फ का है? और ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। आज करेंगे दहाड़ में इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा। लेकिन मौलाना के दावे पर नेताओं का क्या कहना है, पहले आपको वो सुनवाएंगे। इस्लाम के जितने मानने वाले उनको तकलीफ पहुंचाना बीजेपी का लक्ष्य है। इस मर्तबा उन्होंने सबसे खतरनाक काम किया, जो करोड़ों 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 प्रॉपर्टीज, रुपये का प्रॉपर्टीज पूरे इंडिया में गांव गांव में गली गली में फैला हुआ है। हमारे बाप दादा ने, पुरखों ने जो ये सब प्रॉपर्टी दिया है, कुरान और हदीस की रोशनी में दिया है। चाहे कितना सरकार बाधा दे, लोग करेंगे। तो इसलिए अब उसको गवर्नमेंट हड़प करना चाहती है। इस जमीनों पर बंदर बांट हो रहा है। कहीं नेता लोग पकड़ रहे हैं कि गवर्नमेंट ले रही जमीनें। ये जमीनें अल्लाह के रास्ते में वक्फ की गई हैं। मुसलमानों ने अपनी जमीनों को, ताकि उनके इंतकाल के बाद, मरने के बाद अल्लाह ताला उसका सवाब दे, वो अपनी जमीनों को वक्फ कर देते हैं। अगर ये जमीन का एविडेंस उनके पास है तो तुरंत, मैं तो नहीं कहता हूं कि वो जमीन खाली हो जाएगी, पार्लियामेंट बन चुकी है, सम्मान है उसका, लेकिन वो लीजी बन सकते हैं इस वक्फ बोर्ड के, वो किराए पे ले सकते हैं। अजमल साहब को बताना चाहिए क्या अल्लाह जो है वो लूटी हुई संपत्तियों को स्वीकार करते हैं? इससे देश में पहले मौर्य वंश था, गुप्त वंश था, बाहर के आताताई आए, मंगोल आए, फारस, ईरान से आए, वो और आकर के उन्होंने देश को लूटने का काम किया। और जो लुटेरों ने इस देश को लूटा है, यह कहना कि इन लुटेरों ने का जो राज था वह वक्फ का हो गया, तो यह बताता है कि बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग इससे देश में किस तरह की मानसिकता के साथ राजनीति कर रहे हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, एक जेपीसी की एक गरिमा होती है। अभी तक अगर आप जेपीसी देखें कि इस देश में जब जब पार्लियामेंट में जेपीसी बनी है तो उसकी गरिमा में आंच नहीं आने दी गई। पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है। जिस तरह से 2 दिन पहले एक पार्टी के प्रेसिडेंट के खिलाफ उस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया, फिर उसके बाद माई वे और हाईवे के अंदाज में चीजों को चलाने की कोशिश है, तो ये उचित नहीं है। और आइए सवालों का जिक्र कर लेते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। पहला सवाल आज रहेगी जिस पर चर्चा, शमशान, सड़क, संसद कहां कहां पर वक्फ है? क्या जमीन खिसकने से भड़के हैं भाईजान? तीसरा सवाल, बदरुद्दीन के संसद वाले दावे से वक्फ कितना सहमत है? कोई डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो बदरुद्दीन अजमल के दावों में कितना दम है? वक्फ संपत्ति पर घमासान कौन कर रहा है, हिंदू मुसलमान? इसी को समझते हैं। शाजिया आलमी बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद साजिद रशीदी अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, पंडित अजय गौतम हिंदू धर्मगुरु के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर संजय राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सबसे पहले शाजिया आलमी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आप तो संशोधन लाने की बात कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी जिसको जरूरत है लाने की। दूसरी तरफ है बदरुद्दीन अजमल जैसे मौलाना जो कि अपनी कट्टरपंथी सोच को बाहर निकालकर बार बार इस तरीके के बयान देते हैं। ऐसे में क्या ये आपको साजिश लगती है?
फिर से हिंदू मुसलमान करने की साजिश लगती है या जानबूझकर माहौल को खराब करने की एक कोशिश जो कि बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग कर रहे हैं जब जेपीसी गठित हो चुकी है और चर्चा चल रही है संशोधन बिल पर। शाजिया अल्मी जी, आदाब और नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जब आप बात करती हैं कट्टरपंथी सोच की, तो कट्टरपंथी सोच होना एक चीज है, लेकिन पूरी तरह से अहमकाना सोच होना कुछ और ही है। अब मैं लगातार भिड़ी हूँ इन सबसे, इन्हीं सब मामलों में, चाहे वो बात हो सुनते आए हैं शाहबानो केस की, तब तो खैर हम लोग बहुत छोटे थे, स्कूल में थे, लेकिन उसके बाद चाहे वो ट्रिपल तलाक की बात हो या अभी भी यूसीसी पर हम लोग बात करते हैं, लेकिन अगर आप बात करेंगे वक्फ की, आपको यकीन नहीं आएगा कि पूरी तरह से ये लोग जो लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं कि वक्फ जो था, ताजमहल भी हमारा है और पार्लियामेंट भी हमारा है, और लेसी यानी कि पार्लियामेंटेरियंस और सरकार जो है किसी एक शख्स को जो कहता है कि हमारे बाप दादा परदादा और परदादा के परदादा की वो जमीन है, उसको वो बाकायदा कुछ पैसा दे ताकि वो लेसी बने। अब देखिए एक दूसरी बात, जरूरी बात, आप प्लीज सुन लीजिए मेरी बात को, क्योंकि इसमें सारा सार है। इतना बड़ा ये वक्फ बोर्ड है, कितनी जमीनें इनकी है, 9 से 10 लाख एकड़ की जमीनें हैं, ये लाख एकड़ की जमीनें हैं ये, और इतना ज्यादा उसका पैसा है, लेकिन मुसलमान सबसे गरीब है, सबसे ज्यादा। तो सबसे अमीर समुदाय लैंड के हिसाब से इतना गरीब कैसे हुआ? तो बदरुद्दीन अजमल और बाकी जो लोग बैठे हैं, जो लगातार ठेकेदारी कर रहे हैं, जिन्होंने इसको भू माफिया बना दिया है, जिन्होंने कभी भी मुसलमानों की फिक्र नहीं की, हिंदुओं की तो आप छोड़िए बात, मुसलमानों की खुद की फिक्र नहीं की, ना तो तलाकशुदा औरतों की, ना तो यतीम बच्चों की, ना कोई स्कूल खोले, ना कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशंस खोले। वो लोग इसलिए घबराए और परेशान हैं क्योंकि जो उनकी जो जिस तरह से वो उनका पूरे पैसे का दबदबा है और जो उनका पूरा लालच उनके आड़े हाथ आ रहा है, और हक की वो बात नहीं कर रहे हैं, वक्फ और औकाफ के बिल्कुल खिलाफ जा रहे हैं। जो औकाफ का मतलब है, तो काश पढ़ लेते कि औकाफ का मतलब क्या है और फिर ऐसी बात करते। इससे ज्यादा जलालत की बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये गरीब मुसलमान का हक लगातार छीनते आए हैं और बात में अल्लाह को लाते हैं, बात करते हैं उसी मुसलमान की। मुझे इससे तकलीफ है। तुम कह दो कि भाई तुम शैतानी सोच है, तुम कह दो कि तुम मुसलमान के दुश्मन हो, तुम कह दो कि तुम्हारा अल्लाह से कोई लेना देना नहीं, फिर ऐसी बात करो, लेकिन अल्लाह को भी लाओगे, मुसलमानों की भी बात करोगे और काम करोगे शैतानों वाला। ये मुझे समझ भी नहीं आई बात, और इससे मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ है। ठीक है, तहसीन पूनावाला आपके पास आते हुए, क्योंकि जिस बात का जिक्र अभी शाजिया ने किया है, 200 करोड़ रुपए सालाना का रेवेन्यू है, सबसे ज्यादा पैसा वक्फ के पास सालाना आता है, और फिर मुस्लिमों की हालत आप देखिए। दूसरी तरफ रेलवे सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन है, कागजात आपके पास है नहीं, फिर बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग आ जाते हैं जो एयरपोर्ट से लेकर संसद तक पर जमीन के दावे की बात करते हैं कि ये वक्फ की है। ऐसे में तो फिर ट्रांसपेरेंसी की जरूरत और ज्यादा महसूस तहसीन होती है ना, फिर विरोध का कोई स्कोप बचना ही नहीं चाहिए, सब कुछ पारदर्शी हो, सब कुछ क्लियर हो, जो सही वो सही, जो गलत वो गलत। थैंक यू पूर्णिमा जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, और मैं बिल्कुल आपके सवालों से इत्तेफाक रखता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। मैं इस बात पर कल से गौर फरमा रहा हूँ कि बदरुद्दीन अजमल साहब ने अचानक से बात क्यों की। मैं बहुत सोचा इसके बारे में, मैंने बहुत इस पर विचार किया, फिर मुझे पता चला, मेरे ध्यान में आया कि अब महाराष्ट्र की चुनाव है तो पोलराइजेशन करना है। आप सोचिए, आसाम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली की जमीन की बात कर रहे हैं, आप इस चीज पर गौर फरमाइए ताकि पोलराइजेशन हो। ये जो अजमल साहब है, ये ओवैसी साहब है, ये सारे बीजेपी की बी टीम है। आप सोचिए पूर्णिमा जी, कोई भी लॉजिकल व्यक्ति, आप किसी भी धर्म के हो, आप हिंदू या मुसलमान हो, हम सब यहाँ पे लॉजिकल लोग हैं। क्या आप कह रहे कि पार्लियामेंट मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, बिना किसी दस्तावेज के? कहां से आके उन्होंने दस्तावेज बताया? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। दूसरी चीज, ओवैसी साहब ने भी कल एक स्पीच की महाराष्ट्र के अंदर जहाँ चुनाव हो रहे, वो उस जेपीसी के सदस्य है जो वक्त पे बिल ला रही है, बिल को अमेंड करने की कोशिश करी, जो वक्त कानून को। ये बहुत ही अनएथिकल है पूर्णिमा जी, आपने पार्लियामेंट को बहुत कवर किया है, बहुत अनएथिकल है कि अगर आप एक जेपीसी के सदस्य हो, आप उसकी बात जेपीसी की बात करो, लेकिन ओवैसी साहब कर रहे हैं। ये किसकी मदद हो रही है पोलराइजेशन से? बीजेपी की मदद हो रही है, वरना क्या जरूरत है जो जेपीसी की बात है उसको बाहर करने के लिए? अब आप सोचिए, कोई दस्तावेज नहीं। फिर तीसरा क्या एक फैलाया जाता है कि देखिए वक्त अगर चाहता है कोई भी प्रॉपर्टी ले सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर उसको कोई प्रॉपर्टी क्लेम करना है, उसका रिटन रिकॉर्ड होना चाहिए रेवेन्यू में पार्टीशन के पहले। अगर वो नहीं हो, किसी को क्लेम नहीं कर सकता है।
तो कहां से ये लोग आ जाते जो कहते ताजमहल हमारा ही हमारा, ऑफकोर्स कोर्ट में इनको कोर्ट में हार जाती, जो इनका चौथा प्रोपेगेंडा है कि आप अगर वक्त में कोई प्रॉपर्टी क्लेम करिए आपके पास कोई रिकॉर्ड है, कोर्ट ने इनको कहा आप घर पे जाइए, दिल्ली हाई कोर्ट में, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में। लेकिन ये जितने भी बोर्ड के मेंबरान, जितने भी बोर्ड के, चाहे उत्तर प्रदेश बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, जहाँ पे ये सारे क्लेम्स आए, रिडिकुलस क्लेम्स आए बिहार के अंदर, इन सारे सूबों में हुकूमत बीजेपी की है, सरकार बीजेपी की है, वो लोग इनको अपॉइंट करते हैं। अब आप देखिए जो शाहजहां जी ने कहा, ये जमीन को हड़पने और इनका साथ देने को आ जाएंगे ऐसे लोग जो फर्जी मौलाना है, जो बाकी लोग हैं, तो फर्जी लोग आएंगे और कहेंगे हम पोलराइजेशन करेंगे ताकि बीजेपी को फायदा हो। आप इस चीज को नोट कीजिए, वक्फ ऐसा कुछ कर नहीं सकता, नंबर वन, करेगा तो कोर्ट का डंडा लगेगा। दूसरी चीज, अजमल साहब, ओवैसी साहब पोलराइज कर रहे हैं। तीसरी चीज, जितने केसेस है, ताजमहल को क्लेम कर दिया, ये क्लेम कर दिया मध्य प्रदेश के अंदर, ये सारे मेंबरान को बीजेपी ने अपॉइंट किया। एक क्विक काउंटर, बीजेपी इसका जवाब, एक क्विक काउंटर तहसीन, अगर बीजेपी को इसका फायदा मिलना है तो फिर तो जेपीसी के जितने मेंबरात हैं उनको, क्योंकि वो तो अलग अलग पार्टीज से हैं जिसमें कांग्रेस भी है, तो उनको तो फिर इस बात पर खुशी होनी चाहिए कि बीजेपी को फायदा ना मिले। जेपीसी से वॉकआउट भी तो फिर किया जाता है, जेपीसी पर चर्चा भी तो वहां पर ढंग से नहीं की जाती। करेक्ट, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि बीजेपी ने क्या किया कल, उन्होंने खड़गे जी जो जेपीसी के मेंबर नहीं थे, एक और उनका मेंबर ओवैसी साहब है, बिल्कुल जिम्मेदारी से करा, उनका मेंबर महाराष्ट्र में पोलराइजेशन करता। दूसरी ओर उन्होंने किसी को बुलाया जो कर्नाटका का एक्स माइनॉरिटीज का वक्फ का इंचार्ज थे, जिनको बीजेपी ने अपॉइंट किया, वो भी खड़गे जी के बारे में बात करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं। खड़गे जी जेपीसी का मेंबर है। पुण्यवा जी, आपने पार्लियामेंट को कवर किया, सब चीज छोड़ दो, क्या इस तरह की बातें पार्लियामेंट जेपीसी में होती है? क्या ओवैसी को अधिकार है बात करना, बात क्या बीजेपी के उस मेंबरान को अधिकार था तो खड़गे जी को अंदर लाना? ये इसलिए कर रहे ताकि चाहते नहीं जेपीसी सीरियसली फंक्शन करे, इसलिए इनके दोनों मेंबर्स इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और ऑपोजिशन को ये लोग चाहते नहीं कि सीरियस डिस्कशन हो ऑपोजिशन को लेकर। वरना बहुत सिंपल चीज है, वक्फ के कानून में कुछ अमेंडमेंट की जरूरत है, के रहमान खान साहब ने भी कहा है, बीजेपी भी मानती है, होना चाहिए। आप किसी भी जमीन को आर्बिट्री नहीं ले सकते। तीन झूठ क्यों बोलती है लोग? इनके ताजमहल का क्लेम करने के कुछ और क्लेम करी। अभी आपके शो पे मौलाना साहब अगर हो गए, मुझे नहीं पता है या नहीं, उनको पूछ रहा बता दीजिए। अच्छा, तो बता देंगे ताजमहल भी हमारा, ये भी हमारा। अब देखो ये पोलराइजेशन, ये सिर्फ पोलराइजेशन है और ये पोलराइजेशन से बीजेपी को फायदा होता है। ठीक है शाजिया, जल्दी से आपका काउंटर लूंगी। बीजेपी फायदे के लिए महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव होने हैं और इसीलिए पोलराइजेशन की एक और कोशिश, जल्दी से काउंटर रखेंगे, फिर उसके बाद रशीदी साहब आपके पास, संजय राणा जी और साथी अजय जी आपके पास आऊंगे। देखिए पूर्णिमा जी, इलेक्शन तो हमेशा हो रहे होते हैं, या तो होने वाले होते हैं या हो रहे होते हैं, और इसीलिए वन नेशन वन पोल बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है तहसीन को अपनी पार्टी से कहना चाहिए कि अगर ये बहाना ना रहे भाजपा के पास, तो वन पोल और वन नेशन की बात पर वो मोहर लगा दे, तब ऐसा कोई बहाना भाजपा के पास भी नहीं होगा, अगर उनको लगता है कि ये सही है। दूसरी सबसे जरूरी बात, अगर ये बी टीम है और सी टीम है और जी टीम है, तो मैं इन सबसे पूछना चाहूंगी, तो भाजपा फिर ये संशोधन भाजपा ला रही है, भाजपा से तो कहा जाता है और उसके बारे में कहा जाता है ये मदाखलत है, ये तो उसे जानबूझ के वो इसमें हस्तक्षेप कर रही है। फिर कोई कह रहा है अगर वो ऐसी बात करते हैं जो इतनी बेवकूफी भरी होती है जिससे लोग हंसते हैं, जिसको डिफेंड नहीं किया जा सकता कि पार्लियामेंट हमारा है, ताजमहल हमारा है और कुतुब मीनार हमारी है, तब फिर क्या कहा जाता है कि ये बी टीम है। तो दोनों तरफ की बातें नहीं हो सकती ना। आपको या तो आप खड़े हैं उन लोगों के साथ जो ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे पूर्णिमा जी, हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है, ये बात देखिएगा जो गरीब मुसलमान वर्सेस अमीर मुसलमान और बदमाश मुसलमानों के बीच की बात। ठीक है, और तो मैं तो उनकी बात कर रही हूँ। इस संशोधन बिल को उसी की तरफ एक कदम बढ़ाया जा रहा है कि ये जो अंतर है दोनों के बीच का, इसको खत्म किया जाए। तहसीन जल्दी से प्लीज। एक ही लाइन है, जैसे ताजमहल पे क्लेम हुआ वक्फ बोर्ड का, सुन्नी वक्फ बोर्ड का उत्तर प्रदेश में, उसके मेंबरान को बीजेपी ने अपॉइंट की, उनकी सरकार की, उनकी हुकूमत ने, तो खुद ही अपॉइंट करते, खुद ही इसी बेवकूफी वाले काम करते, खुद ही कोर्ट में डंडा खाते और खुद ही कहते इसको ट्रांस चेंज करना चाहिए। क्या करते आप इस तरह के पीआईएल क्यों फाइल करते आप? मत करो। और ऐसे मेंबर जेपीसी में जो आए, जिन्होंने खड़गे जी पे एलिगेशन लगाए, उन्हीं का मेंबर था बीजेपी का, उन्हीं को बीजेपी ने अपॉइंट किया था। बदरुद्दीन अजमल ने भाजपा के कहने पर ये बयान दिया है। ठीक है, लेकिन 100%, ठीक है, 100%, not 99। ठीक है, साजिद रशीदी जी के पास मैं जाना चाहती हूँ। साजिद रशीदी जी, शमशान सड़क संसद कहाँ तक वक्फ है ये बताइए। और अगर मैं बदरुद्दीन अजमल की बात मान लूं तो देश छोड़ दीजिए, वो तो पूरी दुनिया पर फिर वक्फ की जमीन बता देंगे कि हर जगह वक्फ की जमीन है। देखिए पूर्णिमा जी, ये जो पार्लियामेंट पर जो एक सवाल खड़ा किया है बदरुद्दीन अजमल ने, मैंने दिल्ली वक्फ बोर्ड से पूरी जानकारी ली है इस बात की। दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास इसके कागज नहीं है।
अगर दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास कागज नहीं है तो बदरुद्दीन अजमल साहब दिखा दें कागज कहाँ से आए उनके पास, कहाँ है उनके पास, ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। ये बेतुकी बातें हैं और अपने आप को फेम में लाने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इस तरह की बातें करी जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पार्लियामेंट जो है वक्फ की जमीन पर है। अच्छा, ये बिल्कुल साफ है। हाँ। दूसरी बात, यहाँ कुछ बातें आई कि साहब 200 करोड़ का रेवेन्यू है साल में, 200 करोड़, और कई लाख प्रॉपर्टियां हैं, कई लाख एकड़ प्रॉपर्टियां हैं। मैं ये कहना चाहता हूं पूर्णिमा जी, एक तो 200 करोड़ का रेवेन्यू पूरे हिंदुस्तान में नहीं है वक्फ बोर्ड का। अच्छा, पूरे हिंदुस्तान में ये झूठा नैरेटिव फैलाया जा रहा है। दूसरे ये जो कहते हैं कि साहब 9 लाख एकड़ जमीन हो गई वक्फ बोर्ड की, ये 9 लाख एकड़ होने के बाद मुसलमान अगर गरीब है वो क्यों है, ये सवाल हम कांग्रेस से भी करते हैं, जिसने 1970 का गजट लाकर हमें कुछ प्रॉपर्टियां दी थी कि साहब ये वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, आप इन पर अपना मालिकाना हक रखो और इनसे जो आय हो, जो आमदनी हो, वो गरीब मुसलमानों को, यतीम बच्चों को, बेवाओं को, उनके ऊपर खर्च करो। लेकिन ये सिर्फ दिखावा था, ये तमाम पार्टियों का सिर्फ दिखावा है। अब आप देखिए, जब बोर्ड की बॉडी बनती है उसमें चेयरमैन पार्टी का होता है, सारे मेंबर पार्टी के होते हैं, उसमें आम मुसलमान को तो लिया ही नहीं जाता। जब आम मुसलमान को नहीं लिया जाएगा और पूरी पार्टी सरकार की तरफ से ही वो बॉडी बनेगी, तो सरकार के खिलाफ वो लोग कैसे चले जाएंगे? तो हमारी जो आय कम है और हमारी जो आय नहीं बढ़ रही है, आज भी दिल्ली के अंदर 50-50 रुपए महीना पर किराए पर दुकान है। अच्छा, 50 रुपए महीना। रशीदी साहब एक सवाल, रशीदी साहब एक सवाल, रशीदी साहब एक सवाल, ये भी क्या झूठ है कि आज की तारीख में 1700% से ज्यादा का जंप वक्फ की जमीन का है? ये भी झूठ है, ये भी एक नैरेटिव है क्या जिसको फैलाया जा रहा है? क्या चीज? 1700% का जंप आया है वक्फ की प्रॉपर्टीज में, ये भी झूठा है क्या? नहीं, सुनिए क्या है। हाँ। है क्या, मैं बताता हूँ उसको, देखिए 1970 के गजट में जो प्रॉपर्टियां मिली थी वक्फ बोर्ड को, वो जैसे 15 बीघे की प्रॉपर्टी है, वो 15 बीघे की प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी थी उस वक्त। लेकिन जब वक्फ बोर्ड ने कामकाज संभाला तो उसमें से हिस्से करके अलग अलग किराए पर दी गई। ठीक है। तो पता चला कि वो 15 बीघे की प्रॉपर्टी 50 जगह चली गई। तो वो 50 लैंड हो गई। हालांकि वो पहले एक थी, वो 50 लैंड हो गई। अच्छा। ऐसे ही जैसे मस्जिद फतेहपुरी है, उसकी 50 दुकानें हैं। मस्जिद फतेहपुरी एक प्रॉपर्टी है, लेकिन दुकानें 50 हैं। मैं पहाड़गंज में जिस मस्जिद में रहता हूँ उसकी 11 दुकानें हैं, प्रॉपर्टी एक है, लेकिन उसकी 11 दुकानें हैं। ठीक है। तो ये जो दुकानें बनी है, दुकानों को किराया वक्फ बोर्ड ने लेना शुरू किया। संजय राणा जी, कह दिया कि संजय राणा जी जरा ये जो मैथ और कैलकुलेशन रशीदी साहब बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा आप मुझे डिकोड करिएगा। और क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले इन्होंने बदरुद्दीन अजमल के उस दावे पर कहा कि भाई उनके पास कागजात है तो दिखा दे, लेकिन बात तो यह है कि खुद असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसमें उनकी तरफ से बहुत सारे उदाहरण बिहार, लखनऊ, झारखंड, गुजरात, त्रिची जगह जगह के दिए गए। वो ये कहते हैं कि मैक्सिमम के कागजात नहीं है और ये सरकार उस जमीन को हड़प लेना चाहती है। तो अगर कागज नहीं होंगे तो वक्फ की जमीन वो कैसे होगी, माना जाएगा? पूर्णिमा, गुड इवनिंग टू फेलो पैनल। देखिए, आपने जब एक रिक्वेस्ट किया कि रशीदी साहब की बात को डिकोड किया जाए, तो इनकी बात को डिकोड करने के लिए मुझे मदरसा जाना पड़ेगा, उसमें अध्ययन करना पड़ेगा, और जब मैं खजूर के अंदर बैठूंगा, जो मेरे पर ज्ञान होगा, आइंस्टाइन बनूंगा, तभी कर सकता हूं। देखिए, जिन्होंने कैसे गिनाया प्रॉपर्टी 2070 के दशक में, 80 के दशक में तकरीबन 3 लाख इनके पास एकड़ लैंड हुआ करती थी। आज जो 9 लाख के आसपास, 8 लाख के आसपास बताई जा रही है। भैया, नंबर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं कि आपके पास 10 है, 15 है, 20 दुकान हो गए, 25 दुकान हो, ऐसा नहीं होता है। एकड़ में गिना जाता है, लैंड को एकड़ में, बीघे में गिना जाता है। तो कम से कम अपना ज्ञान लेके टीवी पे ज्ञान दिया करिए, नंबर 1। नंबर 2, देखिए ऐसा है कि जहां तक बात हो रही थी मुसलमानों की, नो डाउट मुसलमानों का अगर आप उनको आय की बात करेंगे, जो हमारे टैक्स पेयर है पूर्णिमा जी, उसका 0.4% लोग सिर्फ टैक्स देते हैं मुसलमान लोग। अगर इतने ही अमीर हैं तो ये बताइए, अमीर है तो टैक्स क्यों नहीं देते? टैक्स तो 0.4% आप देते हैं। और वक्फ की जमीनों में आपने देख लीजिए 70 से लेकर के 2014 या 24 तक में इजाफा कितना हो गया। आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आप लैंड जो है
दान कर रहे हो। दान करना कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन उस दान को अनधिकृत तरीके से अगर कब्जा किया जा रहा है, कब्जाया जा रहा है, तो वो गलत है। एक आपको पता तिरुचिरापल्ली में एक मंदिर हुआ, वो 15 साल पुराना, उसको वो अपनी प्रॉपर्टी बना दी। इस्लाम को आए हुए 1500 साल नहीं हुआ होगा, लेकिन वो उनकी प्रॉपर्टी हो गई है। तो देखिए, आपको बोलना है कुछ भी आके बोल दीजिए। आज के दिन में वक्फ बोर्ड के पास तकरीबन 75% प्रॉपर्टी के पेपर ही नहीं है। अभी दिल्ली के मान्यवर बोल रहे थे, पार्लियामेंट वाले तो बिल्कुल ही नहीं है। इनके कई मस्जिदों के पेपर नहीं, इवन जामा मस्जिद के पेपर नहीं मिलेंगे, क्योंकि जामा मस्जिद का बताया जाता है कि जब मुगलों का शासन था उस समय दान किए गए थे, उस समय के आज के पेपर नहीं है। बात ये होती है, इल्जाम आप लगा देते हैं, 30 सेकंड आप इल्जाम लगा दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, सी टीम है। ये बताइए पूर्णिमा जी, मैं तहसीन भाई की बड़ी इज्जत करता हूँ, हमारे अच्छे मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं। ये बता दीजिए, क्या उनको पार्लियामेंट में वो वैसी अरे फ्रेंड है, वो वैसी साहब मेरे भाई अगर पार्लियामेंट में ये बता दीजिए, पार्लियामेंट में क्या जय फिलिस्तीन बोलने के लिए क्या मोदी जी ने बोला था? अगर वो मोदी जी के इतने ही कहने पे चलते हैं तो रात दिन तगमा लेके मुसलमानों की खिदमतगारी करने का जो एक जज्बा भरते हैं, करते कुछ नहीं है, लेकिन जो जज्बा भरते हैं, लेकिन ठीक है राणा, बिल्कुल संजय जी, जो बी टीम कहते हैं, लेकिन बी टीम वाले काम वो नहीं करते हैं जो बीजेपी को फायदा पहुंचा है। तहसीन उसका जवाब देंगे। शाहजी आपके पास भी आती हूँ, रशीदी साहब भी जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन पहले अजय गौतम जी एक बार आपके पास आते हैं। बिहार में ऐसे कई 7 से 9 गांव रहे जिन पर दावा ठोक दिया, लखनऊ में भी दावा कहीं पर किया, झारखंड में आदिवासी जमीन पर दावा कर दिया, गुजरात के सूरत में कई कुछ ऐसी जगह थी जहां पर दावा ठोका, त्रिची में कई ऐसे गांव रहे जिन पर वक्त ने अपना दावा ठोक दिया। भाई कम से कम अब स्कोप तो है कि आप जा सकते हैं कोर्ट के पास, क्योंकि पेंडिंग केसेस और ट्रिब्यूनल की बात कर ले या रिप्रेजेंटेशन देख ले, वो तो जीरो नजर आता है। और इसी ट्रांसपेरेंसी की बात तो संशोधन के जरिए की जा रही है। फिर बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग आ जाते हैं, फिर जरूरत महसूस होती है कि नहीं ये तो मस्ट है, इसको होना ही पड़ेगा, फिर विरोध किस बात का साहब? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं 3 वक्फ प्रॉपर्टीज के केस लड़ रहा हूं दिल्ली हाई कोर्ट में, इंक्लूडिंग जामा मस्जिद। केस नंबर है रिट पिटीशन 7976/2014, इसी हफ्ते सुनवाई पे लगा हुआ है। सवाल ये, वक्फ जो शब्द है, ये वक्फ है कैसे, वक्फ कौन करता है? अगर कानूनी तरीके से आप समझेंगे, धार्मिक रूप से समझेंगे, हिंदुस्तान में 1 इंच जमीन भी वक्फ की नहीं है। 1 इंच में आपको बता रहा हूं। वक्फ कैसे हुई? वक्फ एक एक्ट बनता है, उसके अंदर एक सेक्शन ऑफिसर अपॉइंट होता है, वो अपने कमरे में बैठ के डिसाइड कर लेता है कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये भारत 24 का जो स्टूडियो है, ये वक्फ है। ये कैसे है? इसके लिए कोई दस्तावेज नहीं होगा, इसके लिए कोई खसरा नहीं होगा, इसके लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया और वो नोटिफिकेशन के लिए दे दिया। नोटिफिकेशन ने निकाल दिया, जैसे नोटिफिकेशन निकले थे 69 में और 70 के अंदर, उसी वक्त की जो दिल्ली की प्रॉपर्टी थी वो वक्फ है, रुमाल रख दिया, ये जमीन वक्फ की हो गई है साहब। लेकिन कैसे? कुछ नहीं। अच्छा, वक्फ होने के लिए जो कानूनी दर्जा है, वो कहते हैं वक्फी होना जरूरी है। वक्फी कौन होगा? जो उस लैंड को वक्फ करेगा, डोनेट करेगा। और वक्फी कौन हो सकता है? जिसने वो जमीन खरीदी हो, जिसकी हलाल की जमीन हो। ये जितने भी मुगल आए थे, जितने भी ये तुर्क आए थे, ये जमीन यहाँ से खरीदी थी या लूटी थी? इस पे कब्जा किया था या इन्होंने परचेज करी थी? टोडरमल से परचेज करी थी, रामलाल से करी थी, श्यामलाल से करी थी। परचेज करी हुई जमीन 1 इंच भी नहीं है। जितनी भी वक्त की जमीन है वो है जो सब कब्जा करी गई, वो जमीन है जो सारी की सारी लूटी गई और जिनके दस्तावेज नहीं है। यहाँ तक कि दिल्ली की जामा मस्जिद जो शाहजहां के टाइम से बनी हुई है और 14 पीढ़ी से चल रहा है, उसके भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सिर्फ एक नोटिफिकेशन है। दिल्ली हाई कोर्ट के गेट नंबर 5 में बनी हुई मस्जिद शेरशाह सूरी के टाइम की, सिर्फ कोई कागज नहीं है, सिर्फ एक नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन का मतलब हमारे हिसाब से वक्त, किसी के हिसाब से वक्त हो या ना हो, मैं ये मानता हूं जिस दिन अगर वक्त को रिपील किया और ये माना गया कि वक्फी कौन है और इस वक्फी ने जो जमीन करी है ये हलाल है या कब्जे की है या इन्होंने रुमाल रख के कब्जाई है, आप मानिएगा 1 इंच जमीन जिस दिन कागज दिखाने की बात आएगी उस दिन कागज इनके पास होंगे नहीं, क्योंकि कागज तो दिखाना ही नहीं है। कागज तो शाहीन बाग में भी नहीं दिखा रहे थे, तो कह रहे थे कागज तो बकरी खा गई, बकरी को हम खा गए। कागज कहाँ दिखा रहे थे? शाहीन बाग में भी जब धरने पे बैठे थे तब कहाँ कागज दिखाए? तहसीन, एक बार आपका काउंटर लूंगी मैं। संजय राणा जी ने जिसका जिक्र किया और साथ ही जो रशीदी साहब कह रहे थे उस पर भी आपको जोड़ना चाह रहे थे।
एक तो मैं संजय राणा जी की बात पे बहुत ऑब्जेक्शन लेता हूँ। उम्र में मेरे से 15 साल बड़े, मुझे बड़ा भाई कह रहे हैं, ये तो बड़ी नाइंसाफी हो गई संजय भाई। बट जोक्स अपार्ट, ये देखिए संजय भाई, वो जय फिलिस्तीन का नारा लगाना ही बीजेपी के एजेंडा पे चलना था। वरना आप देखिए भारत के संसद में भारत माता की जय के आप नारे लगा दो, वंदे मातरम के लगा दो, जो भी लगा दीजिए। नहीं लगाना है आप अल्लाह अकबर बोल दीजिए, बीजेपी वाले जय सिया राम बोलते, ठीक है। ये जय फिलिस्तीन कहां से आ गया? ये इसलिए आया ताकि संजय भाई इसको डिबेट पे लाए, उनका अधिकार है लाना, और पोलराइजेशन हो। ये ओवैसी साहब इन्हीं की टीम पे, ये रोज सुबह शायद नड्डा जी के वहां से फैक्ट आता रहेगा ओवैसी साहब को कि आज आपको ये बोलना है, आज आपको वो बोलना है। तो ये ओवैसी साहब और बदरुद्दीन अजमल साहब के बारे में तो जितना बोले उतना कम। दूसरी चीज, तहसीन एक बात बस, लेकिन फिलिस्तीन को लेकर तो कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेताओं को बड़ी चिंता थी, तो उनको भी बीजेपी वालों ने बोला था क्या कि उसको लेकर ट्वीट करिए, हैशटैग दीजिए? हाँ नहीं, पैलेस्टीन पे भारत सरकार और विपक्ष, कुछ मुद्दों पर विपक्ष और भारत सरकार बिल्कुल एक पेज पे, उसमें एक मुद्दा है पैलेस्टीन। आज भी भारत का स्टैंड, विपक्ष का स्टैंड और भारत सरकार और विपक्ष का स्टैंड एक ही है। पैलेस्टीन हमारा दोस्त है, हम पैलेस्टीन की आजादी के लिए खड़े होते हैं, और इजराइल भी हमारा दोस्त है, और हम हमास की जो अटैक्स है उसको कंडेम करते हैं 7 अक्टूबर की। विपक्ष और भारत सरकार का एक ही स्टैंड है, इसमें नो इफ और बट। हम आ जाते हैं आज के मुद्दे पे। अभी जो पंडित जी ने बात लगाई कि कोई दस्तावेज नहीं, कोई पेपर नहीं, फिर भी ये लोग आ जाते हैं। मैं दोबारा से कहता हूँ, आपने कुछ जगहों की बात की, बिहार, सूरत, यहाँ पे आपने कहा इन्होंने जमीनी, लखनऊ, झारखंड, गुजरात, त्रिची, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, झारखंड में जब हुआ तो बीजेपी की सरकार थी। मैं ये बता रहा हूँ, ये मेंबर को ये लोग ही भरते, फिर जाके कुछ ऐसे रिडिकुलस पिटीशन डालते, फिर कोर्ट में इनकी हार होती, फिर ये कहते वक्त वोट इतना खराब है। देखिए इससे क्या साबित होता है? एक तो आप कोई भी जमीन नहीं ले सकते, पहली बात। दूसरी बात, बीजेपी मतलब जमीन को लेना, बीजेपी का हर एक एजेंडा होता है कहां जमीन ले, चाहे वक्फ के माध्यम से लो, चाहे किसी और माध्यम से लो। बीजेपी यानी कि भारतीय जुमला पार्टी, जिसमें सबसे बड़ी उनकी एसेट है जमीन। जमीन लो किसी भी माध्यम से लेंगे, इनके एजेंट्स लेंगे और सिर्फ कोई भी रिडिकुलस क्लेम करेंगे। ये जितने भी आपने उदाहरण दिया, लेकिन यही बात अगर बीजेपी खड़गे साहब को लेकर कह देती है तो कांग्रेस को बड़ा खराब लगता है फिर तहसीन? नहीं करे वो एलिगेशन, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, वो एलिगेशंस करे, लेकिन क्या जेपीसी में करना चाहिए कि जिसमें वो मेंबर नहीं है? क्या ओवैसी से आपको जेपीसी की बात बोलना चाहिए? ये मैं अपने विवेक पर, दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूँ। इनको जो भी आरोप लगाने खड़गे साहब पे आप पुण्यवादी के शो पे आके लगाइए, आप जेपीसी में जाकर क्यों कर रहे हैं? ठीक है, और ओवैसी साहब जेपीसी के बाहर क्यों बात कर रहे हैं? ये बात ठीक है। शाजिया, जल्दी से आपसे जवाब लेते हुए, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि जो आप संशोधन बिल ला रहे हैं मुस्लिमों को भड़काने के लिए आप ला रहे हैं। आप चाहते क्या है? आप मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं, आप मुसलमानों को बांटना चाहते हैं, आप हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, आप उनकी जमीन हड़पना चाहते हैं, या आप मुसलमानों को उनके अधिकार दिलाना चाहते हैं? ये कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों नहीं हो रहा है लोगों के बीच में? देखिए, एक लगातार ये जो अपने को मोहब्बत की दुकान कहती है, ये पार्टी सालों साल से अंग्रेजों से बखूबी सीखकर ये डिवाइड एंड रूल की राजनीति करती है और डराने धमकाने की। लगातार मुसलमानों को डराया गया है, धमकाया गया है कि तुम जो हो मुसलमान हो, तो बात मुसलमान जानते हैं, लेकिन कहा जाता है तुम खतरे में हो, आरएसएस भाजपा आ जाएगी, और बिना उनके लिए कुछ किए हुए उनका वोट का इस्तेमाल करते हुए, वो जो वोट जिहाद शब्द वो इस्तेमाल खुद भी करते हैं सलमान खुर्शीद जी और उनके परिवार वाले, तो वो वोट जिहाद को इस्तेमाल करके खुद तो आगे बढ़ते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस में जाते हैं, विदेश भी पढ़ते हैं, अंग्रेजी भी झाड़ते हैं, लेकिन चाहते नहीं जो गरीब मुसलमान हो वो डॉक्टर बने, वो आगे जाए, वो यूपीएससी के एग्जाम दे। तो वो लगातार इस काम में, ये उनका मिशन है कि एक आम गरीब मुसलमान, मैं आपको एक आंकड़ा देती हूँ, भारत की नेशनल एवरेज जो है लिटरेसी की, तालीम की, लिटरेसी की, साक्षरता की, तो वो है 74%, 74 लोग की एवरेज है। लेकिन आप जानते हैं सबसे कम किस समुदाय की है? मुसलमानों की। मुसलमानों की नहीं, सुनिए जरूरी बात है, ये जो आंकड़ा मैं कह रही हूँ ये सबसे जरूरी है। इसी में सारा दारोमदार है, और कुछ मैटर नहीं करता सिवाय इसके। मुसलमानों की पता है कितनी है? 57। जो भी माइनॉरिटीज है उनकी इतनी ज्यादा है, 78 है क्रिश्चियंस की, जैन्स की ज्यादा है, पारसीज की ज्यादा है, लेकिन सबसे कम क्यों है? तो शर्म आती है मुझे कहते हुए कि इन सब लोगों की वजह से, जिनके पास इतना पैसा है, इतना लैंड है, और मुसलमानों की ये हालत है। दरअसल जो गरीब मुसलमान है उनको मोर्चा खोलना चाहिए इन सारी पार्टियों के खिलाफ, क्योंकि अगर उनका नुकसान किसी ने किया है। साहब नहीं मानते हैं ना शाजिया, वो कहते हैं कि है ही नहीं इतना पैसा, सारा का सारा झूठा प्रोपेगेंडा है जो आप लोग चला रहे हैं। तो छोड़ दे फिर, कह दे पैसा है नहीं तो छोड़ दे, लीज कर दे, उसमें स्कूल से कॉलेजेस खोले। जब पैसा है नहीं तो और कोई जगह ले ले।
जब जितने की पैसे की वैल्यू है उसको किसी और से एक्सचेंज करते हैं, दे दें जमीन। अब जमीन भी रखेंगे, वैल्यूएशन भी नहीं कराएंगे, टैक्सेशन भी नहीं देंगे, चुपके चुपके बिल्डर्स को भी बेच देंगे और अंदर से पैसे रखकर बहुत छोटे पैसों में लीज कर देंगे। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? इतने केसेस को मैं जानती हूँ, मेरे पास पूरा मतलब 20-20 फाइल्स हैं 100-100 पेजेस की। क्या बेवकूफी की बातें हैं, मतलब कौन यकीन करेगा? ठीक है तहसीन, जल्दी से 30 सेकंड में प्लीज। एक ही लाइन का काउंटर, अगर वक्त के लोग टैक्स नहीं भरते, टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह टैक्स, ये उसके बिल के अंदर, ये सेंट्रल बिल के अंदर ये उसका ये कानूनी दायित्व है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बाकी टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं, बाकी मेंबर्स क्या कर रहे हैं? नहीं, आप बताइए। अगर इनके ऑडिट अकाउंटेंट आप नहीं, आप बताइए मुझे, आप बताइए। अगर आप ही के मेंबर जमीन बेचते, नहीं भरते हो, क्यों कर रहे हो? ये शातिरबाजी है, ये शातिरबाजी है। आप भी जानते मैं क्या कह रही हूँ, हम भी जानते हैं क्या कहा, दुनिया भी जानती है। और आप क्यों कर रहे हैं? कलेक्ट करने वाले आप उनको कह रहे हो टैक्स भरते हैं, पॉइंट के कानूनी कार्रवाई कीजिए। अब जरा सा से हुकूमत में नहीं, मैं तो बहुत ठीक है तहसीन, आप जो बात कह रहे हैं वो सब ठीक है। शाजिया जो कह रही है उसको इधर रख देते हैं, लेकिन मेरा बहुत मासूम सा सवाल है रशीदी साहब, और बहुत मासूम सा है। मैं कहती हूँ कि आपकी अपनी कोई संपत्ति तो उसका कागज तो होगा ना आपके पास, और आप लोगों को साहब कागज दिखाने में बड़ी समस्या है। देखिए मैं कागज ही लेकर आया हूँ। हाँ, ये 1970 का गजट है। हाँ, ये आपने पहले भी दिखाया था रशीदी साहब, मुझे याद है। हाँ, 1970 का सरकारी गजट है, ये सरकारी गजट है। हाँ, ये मैं अपने पास से बना के नहीं लाया हूँ, जो आप करिए पहले भी दिखाया था। दिखाया था। ये प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ। देखिए ये प्रॉपर्टी है दिल्ली की, जो दिल्ली सरकार की एजेंसियों के पास है, टीडीए के पास है, एनडीएमसी के पास है, एमसीडी के पास है, रेलवे के पास है, बीएसएफ के पास है, ये सबके पास है। 250 बीघे जमीन है। मैं पेपर दे रहा हूँ, आप इनकी जांच करा लीजिए। अगर ये गलत निकले तो मैं दिल्ली छोड़ दूंगा। मैं इतने दावे के साथ कह रहा हूँ। अगर सरकार की नीयत साफ है तो मैं ये कहता हूँ कि इस जगह को छोड़ दे सरकार, ठीक है, या कम से कम इसका किराया दे दे सरकार। अच्छा, न इसका किराया दे रही है सरकार, न इस जगह को छोड़ रही है सरकार, और फिर कहते 200 करोड़ की आमदनी है, 200 करोड़ की आमदनी है वक्फ बोर्ड की। गौतम जी छोड़ दे सरकार, लेकिन ये जहाँ रुमाल रख दे वो इनकी, फिर उससे पहले की भी और फिर बाद में बढ़ी हुई, और इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास जमीन नहीं है, उस जमीन से आता कोई रेवेन्यू भी नहीं है। मैंने क्या कहा था, ये सिर्फ नोटिफिकेशन है। अब इन प्रॉपर्टीज का मालिकाना हक कैसे है वो पेपर नहीं है। आप मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। ये वो नोटिफिकेशन है, ये वो नोटिफिकेशन है जो इनके ऑफिस में बैठकर डिसाइड किया गया है, लेकिन इनका मालिकाना हक वक्त के पास कैसे है उसका कोई डिटेल नहीं है। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। इनके बाद सारा मालिकाना हक है। सुनिए बताइए, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ बताइए, कि जब हम 1970 के गजट के जो पेपर हमारे पास हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, उन्हीं जगह को जब हम नहीं छुड़ा पाएंगे तो रुमाल रखने से जगह हमारी कैसे हो जाएगी? मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं आप ही की बात आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं आप ही की बात आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं आप ही की बात बढ़ा रहा हूँ। ये इन प्रॉपर्टी पे आपका मालिकाना हक कैसे है, इसके पेपर है क्या? इतना बड़ा इन प्रॉपर्टीज में आपका मालिकाना हक कैसे है, इसका कोई पेपर है? लेकर ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन है, खसरा खतौनी नहीं है। किसने क्या कहा वो छोड़ दीजिए, मैं फिर आ जाती हूँ, मैं फिर आ जाती हूँ, मालिकाना हक कैसे साबित होगा? रशीदी साहब मैं फिर आ जाती हूँ असदुद्दीन ओवैसी पे, जो मुसलमानों के चहेते चेहरे हैं, वो तो खुद कह रहे हैं कि हमारे पास मैक्सिमम प्रॉपर्टीज के पेपर्स नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? मैं तो असदुद्दीन ओवैसी को कोट कर रही हूँ। जल्दी से, मेरे पास थोड़ा सा समय, जिन प्रॉपर्टियों के पेपर नहीं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ जो प्रॉपर्टी के पेपर है वो नोटिफिकेशन है, पेपर साहब फर्क तो समझो। जिसके पेपर नोटिफिकेशन है, हम ज्यादा मांगते ही ऑनरशिप नहीं है, ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट नहीं है ये। करोड़ की बात करते हैं। रशीदी साहब एक सेकंड, पता है मुझे एक सेकंड पता चला है, जल्दी से शाजिया। पूर्णिमा जी मुझे अभी भी पता चला अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप से कि मेरे परदादा के परनाना की खाला के वालिद ने और उनके
परनानी के रिश्तेदार लगते थे हुमायूं, तो इसलिए हुमायूं स्टूम में मैं कल से रहने जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ आप सब लोग मुझे मुबारकबाद दें। बहुत बहुत मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है, तो मुझे लगता है आप सब लोग मुझे कांग्रेचुलेशंस बोले, क्योंकि मैं बोरिया बिस्तर लेकर जा रही हूँ हुमायूं स्टूम। भाड़ में जाए एएसआई, भाड़ में जाए सुप्रीम कोर्ट, मैं वहां रहूंगी, क्योंकि पूरे फैमिली ग्रुप ने पूरी हिस्ट्री भी बता दी है। ठीक है, और कुछ दस्तावेज भी निकलवा लिए उन्होंने कहीं से। ठीक है राणा जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट प्लीज एक लूंगी, फिर उसके बाद तहसीन कोशिश करूंगी एक 30 सेकंड आपको। मैं तहसीन भाई की बात को बड़ा ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उन्होंने बोला कि भाई सरकार का कंट्रोल है। भाई 1995 एक्ट और 2013 एक्ट तो आपकी सरकार ने लाया था ना, उसको कड़ा करने के लिए आप ही ने बनाया था ना। वक्फ बोर्ड आपकी सरकार ने बनाया था ना। भारतीय जनता पार्टी एक्स इनकी सरकार है, वो एक्स नहीं मतलब इनकी सरकार, मतलब कांग्रेस की रिप्रेजेंटेटिव में बड़े वरिष्ठ नेता भी हैं और मतलब हमारे छोटे भाई हैं, बोल रहे हैं आज मैं मान लेता हूँ, ये मेरे छोटे भाई हैं, इनकी सरकार ने किया था। नंबर 1, नंबर 2, नोटिफिकेशन और प्रॉपर्टी का ऑनर होने में अंतर है। मान्यवर को ना, रशीदी जी को लगता है पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा ज्ञान अर्जन करना चाहिए पेपर दिखाने से पहले। ये आधार नहीं है। ठीक है, लास्ट के 30 सेकंड तहसीन। अनपढ़ तो आप हैं जो पेपर ठीक है, 30 सेकंड तहसीन लास्ट। हुमायूं स्टूम आप सब लोग आइएगा जरूर मेरी हाउस वार्मिंग पार्टी में। इसके पास पेपर है उसको आप अनपढ़ बता रहे हैं। नहीं ठीक है, आप रशीदी साहब अब आप अंतर ही नहीं समझना चाहते तो कैसे कोई समझाएगा? अब आप अंतर ही नहीं समझना चाहते तो फिर कोई कैसे समझाएगा, बताइए। ठीक है तहसीन 20 सेकंड प्लीज, आपका एक क्लोजिंग कमेंट लूंगी फिर खत्म करो। ये नोटिफिकेशन नहीं है मेरे भाई, नोटिफिकेशन नहीं है। ये प्रॉपर्टीज है, इसका जो रेवेन्यू आता है ये गरीब मुसलमानों के तालीम के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए। कुछ 200-250 ऐसे मुसलमान परिवार है जिन्होंने इन सारी प्रॉपर्टीज पे अपना हक जमाया है। सरकार और विपक्ष साथ में मिलकर गरीब मुसलमानों को इनका हक देना। बस यही बात आज किरण रिजिजू ने कही जब बदरुद्दीन अजमल का ये स्टेटमेंट आया कि भाई सबको साथ मिलकर ये सोचना चाहिए कि कैसे मुसलमानों के बीच में महिलाओं का, बच्चों का, उनका आने वाला भविष्य सिक्योर करें, जिसको लेकर साथ आना चाहिए। और आप भी अगर रशीदी साहब इसमें साथ आएंगे तो मुझे लगता है शाजिया को बहुत खुशी होगी, बीजेपी को बहुत खुशी होगी, विपक्ष को भी शायद थोड़ी आ पाएगी। जरूर आइएगा, मेरा नया एड्रेस है। ठीक है, ये रशीदी साहब तक पहुंच गए।